ये 21 साल के एज गैप वाला एक मना किया हुआ रोमांस है और इसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो इंसानी फितरत को उलट पुलट कर सकता है। सालों बाद एक कोर्टरूम में उनकी राहें फिर से मिलती हैं। तभी उसे पता चलता है कि जिस औरत ने उसे आगे बढ़ने में मदद की वो असल में इतिहास की किताबों की एक जल्लाद है जिसके हाथ लाल रंग से रंगे हैं। जब कोर्ट में सच पहले प्यार के फिल्टर को तोड़ देता है तो नैतिकता और चाहत का असली ट्रायल शुरू होता है। इस औरत ने इस 15 साल के लड़के को जिंदगी भर फंसाने के लिए सिर्फ एक रुमाल का इस्तेमाल किया। फिर भी उस नरम दिखावे के पीछे उसने एक बार खुद 300 लोगों को आग में बंद कर दिया था। कोर्ट रूम में 6 वॉर क्रिमिनल्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि वो अकेली है जो शांति से ये काम मान लेती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो ऐसा सिर्फ इस राज को बचाने के लिए करती है कि वो अनपढ़ है। 15 साल का माइकल अपनेपन और पढ़ने में डूबा हुआ है, जबकि 25 साल का माइकल डरपोकपन से परेशान होकर सिर्फ ये देख सकता है कि उसकी पुरानी प्रेमिका को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। मूवी की शुरुआत में कैमरा माइकल की उम्र के हिसाब से कट करता है। भले ही माइकल अब लग्जरी लाइफ जी रहा है, फिर भी उसे लगता है कि उसकी अभी की लाइफ शायद पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। शायद आपने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा ही महसूस किया हो। जब तक माइकल के साथ रात बिताने वाली औरत सामने नहीं आती, तब तक उसकी परफेक्ट लाइफ का दिखावा पूरी तरह से खत्म नहीं होता। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि माइकल की शादी ठीक नहीं चल रही है। इसके बाद के एक शॉट में एक बड़ी डिटेल छिपी है। जब वो औरत को विदा करता है तो माइकल हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन जैसे ही वो जाती है वो मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। शायद माइकल के दिल में कोई ऐसा राज दबा हुआ है जिसे जोर से बोलना बहुत मुश्किल है। फिर वो खिड़की के पास जाता है, ट्राम को गुजरते हुए देखता है और उसके ख्याल उस सीन में वापस चले जाते हैं जिसने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी थी। कहानी 1958 में वेस्ट जर्मनी में होती है। हाड़ कंपा देने वाली बारिश में 15 साल का माइकल पूरी तरह भीग जाता है और उसे इतनी उल्टी होने लगती है कि वो उल्टी करने वाला होता है। वो लड़खड़ाते हुए एक फॉयर में जाता है। उसे आराम करने के लिए जगह की सख्त जरूरत होती है। तभी यूनिफॉर्म पहनी एक औरत अपनी शिफ्ट खत्म करके वहां से गुजरती है। उस कमजोर लड़के को देखकर उसका दिल पिघल जाता है, इसलिए वो जल्दी से एक रुमाल निकालकर उसके चेहरे से बारिश का पानी और उल्टी धीरे से पोंछती है। माइकल दर्द से रोने लगता है और ये देखकर औरत उसे प्यार से गले लगाने में हिचकिचाती नहीं है। इस पल उन दोनों में से किसी को भी एहसास नहीं होता कि एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी भर के लिए इमोशनल उलझन बन जाएगी। जब माइकल घर लौटता है तो डिनर टेबल पर मिडिल क्लास का आम घुटन भरा माहौल होता है। उसकी मां मशीनी तौर पर चिंता और समझ दिखाती है, जबकि उसके पिता मशीनी तौर पर परिवार के लिए हर फैसला लेते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें जोश की कमी होती है और ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बेटे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जल्द ही माइकल को स्कारलेट फीवर होने का पता चलता है, जो एक गंभीर फैलने वाली बीमारी है जिसके लिए उसे कई महीनों तक घर पर क्वारंटाइन रहना पड़ता है। ये खबर सुनकर उसकी मां तुरंत उसकी बहन को लेकर कमरे से चली जाती है। इस अकेलेपन और बोरिंग अकेलेपन के दौरान माइकल बस बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी प्यारी स्टैम्प्स को जमाता रहता है ताकि समय तेजी से गुजर सके। जब उसकी सेहत थोड़ी ठीक होती है तो माइकल अपनी मां को बताता है कि एक औरत ने उसकी मदद की है। ये सुनने के बाद उसकी मां उसे याद दिलाती है कि उसे खुद फूल लाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी मां की सलाह मानकर वो एक गुलदस्ता लेकर उस पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में फिर से घुस जाता है। इस शॉट से हम माइकल के घर और उस औरत के अपार्टमेंट के बीच एक साफ अंतर देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, इसलिए माइकल अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है, क्योंकि वो उसका नाम भी नहीं जानता। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ता है, कैमरा लो एंगल शॉट लेता है। जिस तरह से माइकल सीढ़ियों को देखता है, उससे लगता है कि वो उस जगह को एक अमीर आदमी की तरह उत्सुकता से देख रहा है जो गरीबों की जिंदगी को देख रहा हो। उसे जल्द ही एक दरवाजा मिलता है जो थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से मधुर संगीत आ रहा है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और कैमरा माइकल की हरकतों को फॉलो करता है, जिससे वो जगह साफ दिखती है जहां हैना रहती है। माइकल फूल हैना को देना चाहता है, लेकिन वो उसे अनदेखा करती है और बस उसे सिंक में रखने के लिए कहती है। माइकल घबराकर फूल नीचे रखता है और चारों ओर देखता है, ये देखते हुए कि कमरा छोटा होने के बावजूद उसमें जान है। जब उसकी नजर हैना के इस्त्री किए जा रहे अंडरगारमेंट्स पर पड़ती है तो वो घबरा जाता है और हकलाने लगता है कि वो कितना बीमार और बोर हो गया है, ये कहते हुए कि उसका किताब पलटने का भी मन नहीं कर रहा था। ये शब्द हैना के दिल को छू जाते हैं और वो बीच में ही अपना आयरन रोक देती है। जैसे ही माइकल जाने वाला होता है, हैना उसे वापस बुलाती है और अपने साथ नीचे चलने के लिए बुलाती है। माइकल हॉलवे में चुपचाप इंतजार करता है, लेकिन वो दरवाजे की दरार से झांकने से खुद को रोक नहीं पाता। उस पल हैना बहुत ही आकर्षक लगती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हैना को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो दरवाजे की तरफ देखती है। हवा में उनकी आंखें मिलती हैं, जिससे जगह तुरंत एक अजीब और अस्पष्ट तनाव से भर जाती है। डरकर माइकल वहां से भाग जाता है। फिर भी घर लौटने के बाद वो करवटें बदलता रहता है, अपने दिल की लहरों को दबा नहीं पाता। कुछ दिनों बाद माइकल चुपके से हैना के दरवाजे पर वापस आता है और ठीक उसी समय उससे टकरा जाता है जब वो काम से घर आ रही होती है। हालांकि हैना उसके अचानक आने से हैरान नहीं होती और यहाँ तक कि उसे आदेश देने के लिए कहती है कि वो उसके लिए कोयले की 2 बाल्टी ऊपर ले आए।
माइकल बात मान लेता है, लेकिन जब तक वो कोयला वापस कमरे में लाता है तब तक वो खुद एक छोटे से कालिख की गोली में बदल चुका होता है। माइकल का अस्त व्यस्त रूप देखकर, जो आमतौर पर शांत रहती है, हैना पहली बार मुस्कुराती है। फिर वो माइकल के लिए नहाने की तैयारी करती है और उसे घर जाने से पहले साफ होने के लिए कहती है। माइकल फिर से बात मानता है, जल्दी से अपनी शर्ट उतार देता है। हालांकि जब उसकी पैंट की बात आती है तो वो हिचकिचाता है। अच्छी बात यह है कि हैना उससे कहती है कि वो नहीं देखेगी, इसलिए माइकल अजीब तरह से अपनी बाकी कपड़े उतार देता है। लेकिन जैसे ही वो पानी में कदम रखता है, हैना चुपके से पर्दा हटा देती है। टब में माइकल को शर्म और एक्साइटमेंट के साथ साथ एक फिजिकल थ्रिल भी महसूस होता है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ी देर में हैना उसे सुखाने में मदद करने के लिए एक तौलिया पकड़ती है। उसका टच महसूस करते ही माइकल की हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है, जिससे वो कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। तभी हैना उसका शरीर घुमाती है। ये देखकर माइकल हैरान रह जाता है। फिर हैना माइकल को किस करना शुरू कर देती है। शुरू में माइकल थोड़ा अनाड़ी है, लेकिन हैना के सब्र से गाइडेंस की वजह से वो उसे अपना रिचुअल पूरा करने में सक्सेसफुली मदद करती है। माइकल के घर लौटने के बाद भी वो अभी भी उस खुशी में डूबा हुआ है जो उसने अभी महसूस की थी। यहाँ सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छे से की गई है, जिसमें फैमिली डिनर के सीन को उनके करीबी पलों के साथ जोड़ने के लिए एक लंबे मोन्टाज का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद से माइकल हर दिन स्कूल के बाद हैना के पास जाता है। हर बार जब वे मिलते हैं तो वे सीधे मुद्दे पर आते हैं और वो पुराना अपार्टमेंट उसकी नई पनाहगाह बन जाता है। बाद में माइकल उत्सुकता से हैना का नाम पूछता है। शुरू में हैना सावधान रहती है, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत देखकर उसका बचाव खत्म हो जाता है। उस समय से ये हैना है। माइकल उसे हैना कहता है, जबकि हैना अब भी उसे बच्चा कहती है। माइकल को हर दिन स्कूल के बाद के समय का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। वो हना के साथ उस करीबी रिश्ते के लिए तरसता है। उस दिन जैसे ही वे अपने करीबी पल खत्म करते हैं, हना प्यार से माइकल से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि वो लैटिन पढ़ रहा है तो वो तुरंत उत्साहित हो जाती है और माइकल से अपने लेसन से कुछ लाइनें पढ़ने के लिए कहती है। माइकल रैंडमली कुछ क्लासिक वाक्य सुनाता है। हना की दिलचस्पी देखकर माइकल उत्साह से शेयर करने के लिए एक जर्मन टेक्स्ट बुक निकालता है, लेकिन हना अपना सिर हिलाती है और किताब वापस धकेल देती है, ये कहते हुए कि वो माइकल को जोर से पढ़ते हुए सुनना पसंद करेगी। इस तरह उनके करीबी होने के बाद पढ़ना एक नया रिवाज बन जाता है। शुरू में माइकल थोड़ा शर्मीला था, क्योंकि कई वजहों से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन हैना लगातार उसकी पढ़ाई की तारीफ करती थी, जिससे उसे धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस पाने में मदद मिलती थी। हैना की तारीफ से खुश होकर माइकल स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से खेलता था। उसे लगने लगा था कि उसमें सच में टैलेंट है और वो दिन ब दिन और ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला होता जा रहा था। एक दिन स्कूल के बाद माइकल खास तौर पर उस ट्राम में जाता था जहां हैना अपनी शिफ्ट में काम कर रही होती थी, ताकि उसे कोई सरप्राइज दे सके। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं होती थी कि बदले में उसे हैना का अचानक गुस्सा फूट पड़ेगा। हैना को यह पसंद नहीं है कि दूसरे लोग उसकी पर्सनल लाइफ के बहुत करीब आए, जो माइकल को समझ नहीं आता। ये पहली बार था जब हैना माइकल पर गुस्सा हुई। हालांकि आखिर में उसने माफी मांगने का फैसला किया। I didn't mean to upset you. You don't have the power to upset me. You don't matter enough to upset me. We've been together 4 weeks. And I can't live without you. I can't. Even the thought of it kills me. I sat in the second carriage because I thought you might kiss me. Kid, you thought we could make love in a tram? Is it true what you said? That I don't matter to you? Do you love me? शायद इससे पहले उसने कभी अपने रिश्ते को सीरियसली नहीं देखा था, लेकिन तब से उनका रिश्ता पहले जैसा हो गया। बस इस बार हैना ने कहा कि वे अपनी करीबी का मजा लेने से पहले पढ़ें। हालांकि ऑर्डर थोड़ा बदल गया है। माइकल इससे बहुत खुश है, क्योंकि उसके दिल में पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि खुद हैना। उस दिन से माइकल हर बार जब भी आता है एक नई किताब लाता है और बिना थके हैना को पढ़कर सुनाता है। हैना पूरी तरह से डूब कर सुनती है। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कभी कभी वो जोर जोर से हंसने लगती है। इस बार माइकल उसे मशहूर नॉवल लेडी चैटरलीज लवर पढ़कर सुनाता है। उनकी बातचीत के दौरान समय तेजी से बीतता है। पहली मुलाकात की गिरती बर्फ से लेकर गर्मियों के हल्के कपड़ों तक सब कुछ चुपचाप बदलता हुआ लगता है। माइकल का एक छोटा सा प्लान है। वो चाहता है कि हैना कुछ दिन की छुट्टी ले ताकि वे कमरे के बाहर डेट पर जा सके। हैना पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन माइकल की तैयार की हुई हर चीज देखने के बाद वो आखिरकार मान जाती है। इस प्यार की खातिर माइकल अपना बहुत पुराना स्टैम्प कलेक्शन भी बेच देता है, क्योंकि उसके लिए प्यार बाकी सब चीजों से बढ़कर है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं जितना ज्यादा दुख झेलता हूं उतना ही ज्यादा प्यार करता हूं। खतरा मेरे प्यार को और बढ़ाएगा, ये इसे और तेज करेगा, ये इसे और मजेदार बना देगा। मैं ही वो अकेली परी हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जिंदगी को उससे भी ज्यादा खूबसूरत छोड़कर जाओगे
जितनी खूबसूरत तुम इसमें आए थे। स्वर्ग तुम्हें वापस ले जाएगा और तुम्हें देखकर कहेगा कि सिर्फ एक चीज ही आत्मा को पूरा बना सकती है, और वो है प्यार। यहाँ कहानी साजिश और प्यार से आती है, और इस सीन में डायरेक्टर माइकल के दुकान से बाहर भागने से लेकर उनकी साइकिल ट्रिप तक के सीन को दिखाने के लिए मैच कट का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कलर पैलेट बहुत तेजी से बदलता है, शहर के ठंडे टोन से नेचर के गर्म टोन में बदल जाता है, जो माइकल के खुशमिजाज मूड की ओर इशारा करता है। वे एक साइकिलिंग जर्नी पर निकलते हैं, ऐसे खूबसूरत नज़ारों से गुजरते हैं जो हमेशा के लिए वहीं रुकने का मन करता है। जब उन्हें भूख लगती है तो वे कुछ खाने के लिए सड़क किनारे एक दुकान पर रुकते हैं। अजीब बात है, जब मालिक उनका ऑर्डर मांगता है तो हन्ना मेन्यू पकड़े हुए पूरी तरह से बेबस दिखती है और आखिर में माइकल से अपने लिए ऑर्डर करने के लिए कहती है। उनके जाने से पहले मालिक माइकल से कहता है, उम्मीद है तुम्हारी माँ खुश होगी, लेकिन माइकल ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो बस हन्ना को सबके सामने एक बोल्ड किस देता है। इसके बाद वे साइकिल से अपनी अगली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां शांति का माहौल है। अंदर भजनों की आवाज से हन्ना इमोशनल हो जाती है और अनजाने में अंदर चली जाती है। एक पल बाद माइकल उसके पीछे चर्च में जाता है। एंट्रेंस पर खड़े होकर वो हन्ना को आंखों में आंसू लिए चुपचाप म्यूजिक सुनते हुए देखता है। इस पल में हन्ना अपने रोज के रूप से बिल्कुल अलग दिखती है। उसने अपना सख्त बाहरी रूप छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजिक ने उसकी आत्मा के सबसे कोमल हिस्से को जगा दिया हो। ये सीन बहुत अच्छे से शूट किया गया है। कैथेड्रल के अंदर बच्चे हिब्रू लोगों के बच्चे गा रहे हैं, और हिब्रू का मतलब यहूदी लोगों के पूर्वज हैं। पहले के हिंट से कोई अंदाजा लगा सकता है कि हन्ना का उस शासन से कुछ कनेक्शन है, लेकिन हमें अभी तक ठीक से नहीं पता कि उसने क्या किया। यहाँ शूटिंग बहुत गंभीर लगती है, जिसमें हैना अकेली बैठी है और एक पक्के विश्वासी की तरह दिख रही है। ऐसे ही सीन में डायरेक्टर आमतौर पर किसी कैरेक्टर का चेहरा सामने से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे माइकल के अपने नजरिए से देखते हैं। इस कंपोजिशन में हैना को सीढ़ियों के सामने फ्रेम किया गया है, जिससे ये साफ है कि वो असल में फंसी हुई है। ये सब उसके अतीत से जुड़ा है। जब कैमरा माइकल के क्लोजअप पर जाता है तो उसके बगल में एक लोहे का गेट होता है, जो उसकी किस्मत या शायद उसकी पसंद की निशानी है। हालांकि ये एहसास बाद में होता है। यहाँ उसे एक तरह का छुटकारा मिलता है, या कम से कम वो भावुक हो जाती है और प्रायश्चित करने का फैसला करती है। ये इस शॉट से साफ है, क्योंकि हैना के चेहरे से धीरे धीरे नेचुरल लाइट गायब हो जाती है। उसके साथ इतना समय बिताने के बावजूद माइकल को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि ये ठीक है। वो उस पल की खूबसूरती को रिकॉर्ड करने के लिए हैना के लिए एक लंबी कविता भी लिखता है। सालों बाद भी जब माइकल ये कविता दोबारा देखता है तो वो याद करके मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। जैसे जैसे पतझड़ आता है, सोफी नाम की एक बहुत ही आकर्षक नई स्टूडेंट क्लास में शामिल होती है। उसकी खूबसूरती और ग्रेस कई लोगों का ध्यान खींचती है और लड़के उस पर फिदा होने लगते हैं। हालांकि माइकल पर इसका कोई असर नहीं होता। उसका ध्यान पहले से ही किसी और चीज पर लगा होता है। वो हैना को द लेडी विद द डॉग पढ़कर सुनाता है। ये ठंडा रवैया असल में सोफी का ध्यान खींचता है और वो उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, यहाँ तक कि स्विमिंग क्लास के दौरान उसे देखकर मुस्कुराती भी है। इसके बावजूद माइकल अपने प्लान पर टिका रहता है। स्कूल से जल्दी निकलकर सीधे हैना के घर जाकर उसे किताब पढ़ता है। लेकिन हैना हमेशा की तरह कहानी में डूबी नहीं है। इसके बजाय वो बेचैन लगती है और पहली बार माइकल को पढ़ना भी बंद कर देती है। पता चलता है कि हैना की बेचैनी का कारण ये है कि उसकी वर्क रिपोर्ट इतनी अच्छी लिखी गई थी कि उसे एक आरामदायक ऑफिस जॉब मिल गई है। ये जश्न मनाने लायक पल होना चाहिए था, लेकिन हैना के चेहरे पर उदासी छा गई है। माइकल गुस्से में है। वो पहली बार हैना का हुक्म नहीं मानता, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और उसके अपने लवर को भी नहीं पता था। एक बार फिर माइकल पीछे हटने का फैसला करता है। ये उसका पहली बार प्यार है और इन इमोशंस का सामना करते हुए वो सच में नहीं जानता कि कैसे सामना करे। जब वे दोनों शांत हो जाते हैं तो हैना माइकल के पढ़ने के लिए फिर से एक किताब निकालती है। फिर हैना एक प्यारी माँ की तरह सब्र से माइकल को नहलाती है। हालांकि माइकल बहुत कंफ्यूज है और उसका दिल बेचैनी से भारी है। उनकी रोज की बातचीत खत्म होने के बाद हैना उसे अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन जब माइकल अपने दोस्तों के पास लौटता है तो उसे अचानक चिंता की लहर महसूस होती है। जब तक वो हैना के घर वापस जाता है वो उसे पूरी तरह खाली पाता है। हैना पहले ही गायब हो चुकी है, बिना अलविदा कहे ही चली गई है। माइकल पूरी तरह से निराश महसूस करता है, समझ नहीं पा रहा है कि हैना इतनी बेरहम क्यों हो सकती है और सोच रहा है कि वो असल में उसके लिए क्या मायने रखता है। वो इस नाकाम रोमांस की कड़वाहट किसी से नहीं निकाल सकता, इसलिए वो बस एक कोने में सिमट कर रह सकता है और कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन का बोझ महसूस कर सकता है। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब हेडलबर्ग लॉ स्कूल में एक स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कई फीमेल स्टूडेंट्स का ध्यान खींच रहा है। फिर भी बाहर की दुनिया में सफल दिखने के बावजूद उसके दिल में एक गहरा घाव भरा नहीं है। हैना का अचानक चले जाना। आज तक चीजें आखिरकार बदल नहीं पाती।
माइकल और उसके क्लासमेट्स अपने प्रोफेसर के साथ पुराने शासन के सदस्यों के ट्रायल को देखने जाते हैं। वो दिन की शुरुआत अच्छे मूड में करता है, लेकिन जैसे ही जज एक जाना पहचाना नाम पढ़ता है, उसका दिल समुद्र की गहराई में डूब जाता है। 8 साल बाद हैना इस तरह से माइकल के सामने फिर से आती है जिससे उसे यकीन नहीं होता। माइकल की नजरें आरोपी के कटघरे में खड़ी औरत पर टिकी हैं। उसका दिल उलझी हुई भावनाओं से भरा है। उसका चेहरा अब भी पहले जैसा ही पक्का और बेपरवाह है, जैसे समय ने उस पर कभी कोई निशान ही नहीं छोड़ा हो। इस समय हैना का अतीत उसकी आंखों के सामने एक स्क्रॉल की तरह खुलने लगता है। माइकल को उसकी कहानी सच में समझ आने लगती है। हैना 1922 में पैदा हुई थी और 1943 में गार्ड यूनिट में शामिल हुई थी। ऑशविट्स में गार्ड के तौर पर काम करने के बाद एक छोटे कैंप में ट्रांसफर हो गई। जज पूछता है कि क्या उसने ये काम अपनी मर्जी से किया था और क्या उसे एहसास था कि ये काम कितना बेरहम था। हैना अपना सिर हिलाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन था और उसने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि उसे काम चाहिए था। कोर्ट रूम में दूसरे साथी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उनका इससे कोई लेना देना ना हो। चुपचाप किनारे पर स्वेटर बुनते रहते हैं। जज हन्ना पर दबाव डालते रहते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे पता था कि हर महीने के आखिर में चुने गए 60 लोगों को मारने के लिए बड़े कैंपों में भेजा जा रहा था। दूसरे साथियों ने लंबे समय तक किसी भी जानकारी से इनकार किया था, लेकिन हन्ना ही अकेली है जो ये मानती है। कोर्ट रूम में तुरंत अफरा तफरी मच जाती है, जिससे बचाव पक्ष का वकील चुप रह जाता है। चौंक कर जज एक बार फिर पूछते हैं कि क्या वो समझती है कि उसकी पसंद सीधे तौर पर यह तय करती है कि वे लोग जिएंगे या मरेंगे। हन्ना बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है। जज हैरान रह जाते हैं और उससे सीधे पूछते हैं, जगह बनाने के लिए तुम औरतों को चुन रही थी और कह रही थी तुम्हें वापस मारने के लिए भेजा जाना चाहिए, तो तुम क्या करती? ये जवाबी सवाल जज और पूरी ऑडियंस को हैरान कर देता है। गैलरी में बैठा माइकल अपना सिर नीचे किए रहता है, लेकिन उसका दिल पहले से ही गुस्से से भर चुका होता है। वो इस बात का सामना नहीं कर सकता कि जिस औरत से वो कभी प्यार करता था वो बेगुनाहों के कत्लेआम में शामिल थी। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं होता। फिर जज एक माँ और बेटी को बुलाता है जो बच गई थी, और वे उस समय मौजूद 6 गार्ड्स की पहचान करने के लिए गवाह के तौर पर काम करती हैं। हन्ना के बारे में उनकी सोच खास तौर पर गहरी है, क्योंकि लोगों को चुनने का उसका तरीका कुछ अलग था। क्योंकि वो हमेशा उन लोगों को चुनती थी जो शारीरिक रूप से कमजोर थे और उन्हें खाना भी देती थी। जब रात होती तो हन्ना उन्हें अपने पास बुला लेती, और जबकि उन्हें शुरू में लगा कि वो उनसे कुछ करने के लिए मजबूर करेगी, पता चला कि वो सिर्फ चाहती थी कि वे उसे किताबें पढ़कर सुनाएं। पहले तो कैदियों को लगा कि हन्ना उनकी रक्षा कर रही है, लेकिन अगले ही दिन उन्हें फिर भी मारने के लिए भेज दिया जाता। 1944 में जाकर कैंप बंद हुए, लेकिन इससे लोगों की तकलीफ खत्म नहीं हुई। इसके बजाय एक और डरावनी यात्रा शुरू हुई। उस रात हन्ना और दूसरों ने 300 से ज्यादा लोगों को एक चर्च में बंद कर दिया, जबकि वे खुद बेहतर जगहों पर चले गए। इसकी तुरंत बाद अचानक हुए बम धमाके में चर्च तबाह हो गया, और जैसे ही आग तेजी से फैली, भीड़ बेचैनी से बाहर निकलने की एकमात्र रास्ते की ओर दौड़ी, तो देखा कि बड़ा दरवाजा कसकर बंद था। आखिर में आग ने सभी की जान ले ली और सिर्फ वो मां और बेटी ही बाल बाल बच पाई। सालों बाद बची हुई लड़की की बेटी ने अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखी, और इस किताब ने ऑशविट्स कैंप की सच्चाई सामने ला दी। हैना के अतीत को और अच्छे से समझने के लिए माइकल ऑशविट्स जाने का फैसला करता है, ताकि उसके दिल में छिपे राज को सुलझा सके। म्यूजियम में रखी चीजों को ध्यान से देखने के बाद भी उसे ये पूरी तरह समझनी मुश्किल लगता है कि हैना क्या सोच रही थी। आखिरी सुनवाई के दौरान जज आग पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करता है, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं है, इसलिए सभी को यह पता लगाना है कि असल में इसे किसने लिखा था। हैना कहती है कि ये एक जॉइंट टीम डिस्कशन का नतीजा था, लेकिन बाकी सभी उसे ही रिंग लीडर बताते हैं, ये दावा करते हुए कि हर फैसला अकेले उसी ने लिया था। उनके इल्जामों का सामना करते हुए हैना पूरी ताकत से उन्हें मना करती है। जज ने तुरंत कहा कि हैंडराइटिंग एनालिसिस जरूरी है। इतने लंबे ट्रायल के बाद यह पहली बार है जब हैना में साफ घबराहट और डर दिख रहा है। इस समय माइकल को भी अचानक कुछ समझ आता है और वो आखिरकार मामले की सच्चाई समझ जाता है। पता चलता है कि हैना शुरू से ही अनपढ़ थी, इसीलिए वो माइकल पर इतनी डिपेंडेंट थी और हमेशा उससे पढ़वाती थी। और रेस्टोरेंट के मेन्यू के सामने उसका वो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन, ये सब इसलिए था क्योंकि हैना एक भी शब्द नहीं पहचान पा रही थी। तो हैना का डर इस बात से नहीं है कि उसके जुर्म सामने आ जाएंगे, बल्कि इस चिंता से है कि उसके अनपढ़ होने का राज सामने आ जाएगा, जो उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। आखिर में हैना अपनी इज्जत के बदले अपनी आजादी छोड़ने का फैसला करती है, ये मानते हुए कि वो इस काम की मुख्य वजह थी, और इस फैसले से उसे अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने की बहुत ज्यादा संभावना है। शायद उसके लिए इज्जत की कीमत जेल में लंबी और अकेली जिंदगी से कहीं ज्यादा है। इस दौरान माइकल एक बड़े अंदरूनी संघर्ष से गुजरता है।
वो अपने मेंटर को ढूंढता है और बताता है कि उसके पास एक सबूत है जो शायद हैना की किस्मत बदल सकता है। अगर इसे जज के सामने पेश किया जाता तो शायद उसे कम सजा मिलती, लेकिन नैतिक नजरिए से ऐसा करना बेशक इनडायरेक्टली सरकार के साथी की मदद करना होगा। जो बात उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज करती है वो ये है कि हैना अपनी इज्जत छोड़ने के बजाय जिंदगी भर जेल में रहना पसंद करेगी। माइकल इस बात को लेकर गहरी कंफ्यूजन में फंस जाता है कि क्या चुने। माइकल इस छिपी हुई इमोशनल उलझन का सामना नहीं कर पाता। उसका मेंटर उसे हैना से सीधे बात करने की सलाह देता है, इसलिए माइकल जेल जाता है, उससे खुद सच पूछने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो जेल में कदम रखता है, उलझी हुई भावनाओं का एक सैलाब उस पर छा जाता है, जिससे उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। प्यार और नैतिकता के बीच इस टकराव में आखिरकार लॉजिक ही जीत जाता है। माइकल बेबस होकर मुड़ता है और चला जाता है। अगले कुछ दिनों में माइकल स्कूल लौटता है। इस दौरान वो उस लड़की क्लासमेट से कांटेक्ट करने की पहल करता है जिसके साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था, इस उम्मीद में कि बातचीत से उसकी अंदर की चिंता शांत हो जाएगी। लेकिन उनके बीच गहरी बातचीत के बाद माइकल को पता चलता है कि पहले वाला आराम और खुशी पूरी तरह से गायब हो गई है और उसकी जगह भागने की एक जबरदस्त इच्छा ने ले ली है। उसे एहसास होता है कि वो फिर कभी उस साधारण खुशी का मजा नहीं ले पाएगा जो उसे कभी मिलती थी। पलक झपकते ही सजा सुनाए जाने का दिन आ जाता है और माइकल कोर्ट के बाहर खड़ा होता है, परेशान महसूस करता है और अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे हल्का सा एहसास होता है कि हन्ना शायद इस पल के लिए पहले से ही तैयार थी, चाहे वो आखिरी बार विरोध जताने के लिए हो या बस खुद के लिए शराफत बनाए रखने के लिए। ट्रायल के दौरान नीचे खड़ी भीड़ गुस्से में भड़क उठती है और चिल्लाती है कि हन्ना के जुर्म माफ करने लायक नहीं है। जज दूसरे गार्ड्स के लिए सजा का ऐलान करता है, 4 साल और 3 महीने की जेल। लेकिन हन्ना, जो 300 से ज्यादा जाने लेने की जिम्मेदार सरगना है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसके जुर्म बहुत भयानक थे। फिर भी उसकी नजर शांत और बेपरवाह बनी रहती है, जैसे अब कोई भी चीज उसके दिल को नहीं हिला सकती। जैसे ही जज का हथौड़ा गिरता है, हन्ना की नजर अनजाने में गैलरी की तरफ जाती है और वो माइकल को देखती है। उसी पल माइकल का दिल जोर से धड़कता है। वाक्य की आवाज उसके कानों में गूंजती है और आंसू तुरंत उसकी नजर को धुंधला कर देते हैं। उसे ये भी पक्का नहीं है कि वो इस समय अपने फैसले पर पछता रहा है या हन्ना के लिए बहुत दया महसूस कर रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद माइकल नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक अनजान शहर चला जाता है। वहां वो वकील बनता है, परिवार शुरू करता है और बच्चों की परवरिश करता है। उसने सोचा था कि समय के साथ यादें धुंधली हो जाएंगी, लेकिन पता चला कि उसने बस अतीत को अपने दिल में दबा दिया है और साथ ही अपनी इमोशनल दुनिया को भी बंद कर लिया है। उसके साथ का हर पार्टनर सच में उसके दिल में नहीं उतर पाता और जल्दबाजी में खत्म हुई शादी इसका सबसे अच्छा सबूत है। 1 दशक चुपचाप बीत जाता है और माइकल अपनी इकलौती 10 साल की बेटी को साथ लेकर अकेलेपन में लौट जाता है। पुराना सामान छांटते समय एक पुरानी किताब अनजाने में हैना को पढ़कर सुनाने की खूबसूरत यादों को खोल देती है और वे प्यारे सीन ऐसे लगते हैं जैसे कल ही हुए हों। उसी समय उसे एक बार फिर हैना के लिए गहरा प्यार महसूस होता है जिसे उसने कई सालों से दबा रखा था, जिससे उसे एक बड़ा आइडिया आता है। वो हैना को कुछ टेप और एक सिंपल टेप रिकॉर्डर भेजता है। जब हैना ध्यान से रिकॉर्डर ऑन करती है तो जानी पहचानी मर्द की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। हैना के दिल में लहरें फैल जाती हैं। दूरी और उनकी अलग अलग पहचान के बावजूद ये भावना जो सभी रुकावटों को पार करती है, जलती रहती है और सच्ची रहती है। तब से माइकल एक जुनून में डूब जाता है। रात दर रात बिना आराम किए नए टेप रिकॉर्ड करता है। अपनी प्यारी आवाज का इस्तेमाल करके हैना के लिए अलग अलग लिटरेरी काम पढ़ता है। जेल में लगातार टेप पहुंचते हैं और उनकी वजह से हैना की जिंदगी धीरे धीरे रोशन होने लगती है। रात में वो खुद को एक कंबल में लपेट लेती है और चुपचाप माइकल की रीडिंग सुनती है, जैसे उसकी आवाज ही उसकी अंधेरी जिंदगी में अकेली रोशनी बन गई हो। 2 अकेली आत्माएं भाषा की ताकत का इस्तेमाल करके एक बार फिर एक दूसरे के करीब आती हैं, जब तक कि एक दिन हैना माइकल की द लेडी विद द डॉग की रिकॉर्डिंग नहीं सुन लेती। उस पल उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर किसी चीज ने जोर से चोट मारी हो। ये आखिरी किताब थी जिसे माइकल ने खास तौर पर उसके लिए चुना था, इससे पहले कि वे अलग हो जाते। इस वजह से हैना खुद को संभालने का फैसला करती है और सबसे पहले वो जेल की लाइब्रेरी में द लेडी विद द डॉग की ओरिजिनल कॉपी लेने जाती है। फिर वो एक पेन उठाती है और टेप पर आवाजों को शब्दों से मिलाकर खुद को पढ़ना सिखाने का मुश्किल काम शुरू करती है। जैसे ही माइकल हैना को टेप के बंडल भेजता है, वो बदले में उसे जवाब देती है। वो सिर्फ 1 लाइन वाला एक छोटा सा लेटर भेजती है। ये लेटर देखकर माइकल तुरंत घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो फिर से वही डरपोक टीनेज लड़का बन गया है। माइकल जवाब नहीं लिखता, बल्कि टेप रिकॉर्ड करना और हैना के लिए और भी किताबें पढ़ना जारी रखता है। जेल में और टेप मिलने के बाद हैना माइकल को एक के बाद एक कई और लेटर लिखती है
शुरू में शुक्रिया अदा करने के बाद वो धीरे धीरे माइकल से और रोमांस नॉवल भेजने की रिक्वेस्ट करती है। ये हैना का अपनी फीलिंग्स बताने का एक आसान तरीका है, लेकिन माइकल उसके लेटर्स का कभी जवाब नहीं देता क्योंकि उसका दिल उलझनों से भरा है। एक तरफ उसे उस समय हैना की मदद न कर पाने का बुरा लगता है, दूसरी तरफ वो उसके किए गए गुनाहों को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाता। समय 1988 में आगे बढ़ता है और जब माइकल अपने ऑफिस में एक फोन कॉल का जवाब दे रहा होता है तो वार्डन उसे कुछ खबर बताता है। हैना रिहा होने वाली है क्योंकि हैना पहले ही 20 साल जेल में बिता चुकी है और अब बाहर उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए माइकल ही अकेला ऐसा इंसान है जिससे वो बात कर सकती है। वार्डन को उम्मीद है कि रिहा होने के बाद माइकल हैना की देखभाल करने में मदद कर सकता है। माइकल सीधा जवाब नहीं देता, बस फोन काट देता है। लेकिन आखिर में माइकल फिर भी जेल पहुंच जाता है। इतने सालों के गैप के बावजूद माइकल अब भी उस बूढ़ी औरत को पहचान लेता है। ये वही औरत है जिससे वो कभी बहुत प्यार करता था। वो धीरे धीरे हैना के पास जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, ठीक वैसी ही जैसी उसे अपनी जवानी में देखकर आई थी। तुम बड़ी हो गई हो। अचानक माइकल ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे करंट लग गया हो। अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है और जल्दी से हैना से नजरें हटा लेता है। हैना एक पल के लिए हैरान रह जाती है और जब उसे एहसास होता है कि क्या हुआ है तो वो धीरे धीरे अपना हाथ भी पीछे खींच लेती है। एक अजीब सा माहौल तुरंत पूरी जगह पर छा जाता है और वे चुपचाप आमने सामने आ जाते हैं। आखिर में माइकल सबसे पहले चुप्पी तोड़ता है। मैंने किया, हाँ मैंने किया, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली। क्या तुमने पास्ट के बारे में सोचने में बहुत समय बिताया है? तुम्हारा मतलब अपने साथ? नहीं नहीं, मेरा मतलब अपने साथ नहीं था। ट्रायल से पहले मैंने कभी पास्ट के बारे में नहीं सोचा, मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा। अब तुम जो महसूस करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। जो मर गया वो तो मर ही जाता है। मुझे पक्का नहीं पता था कि तुमने क्या सीखा है। हाँ, मैंने सीखा है बच्चे, मैंने पढ़ना सीखा है। अपनी नाकाम शादी के बारे में बात करते हुए माइकल काफी देर तक चुप रहता है। उसकी नजर हैना के चेहरे पर पड़ती है, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो, फिर भी जैसे वो किसी जवाब को रोक रहा हो। फिर माइकल जाने की तैयारी करता है और वादा करता है कि अगले हफ्ते हैना को लेने आएगा। वो माइकल के चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छी तरह पढ़ लेती है। सच तो ये है कि जिस पल उसे पहला टीप मिला, हैना को उस लड़के से सच में प्यार हो गया जो कभी इतना सीधा साधा और अच्छा था। उसने उसे एक के बाद एक लेटर लिखे, उसकी जवाब का बड़ी उम्मीदों से इंतजार किया, लेकिन माइकल ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। हैना को लगता है कि ये सब एक सपना है। उसे लगता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, जो खो गया है उसे वो कभी वापस नहीं पा सकती। आखिर में वो उन किताबों पर खड़ी होती है जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी और पक्की इरादे से अपनी दुखद जिंदगी खत्म कर लेती है। एक हफ्ते बाद जब माइकल फूलों का गुलदस्ता लेकर जेल लौटा तो उसे हन्ना की मौत की खबर मिली। जब वो हन्ना की सेल में गया तो उसे वो साफ सुथरा मिला और दीवारें उन नोट से भरी थीं जो उसने पढ़ना सीखते समय छोड़े थे। और सबसे खास वो कागज था जिस पर द लेडी विद द डॉग लिखा था। स्टाफ ने हन्ना की आखिरी वसीयत माइकल को दी। ये एक छोटा सा खत था। सच तो यह है कि हन्ना ने बहुत पहले ही पछतावा कर लिया था। माइकल को याद आया कि हन्ना कैथीड्रल में म्यूजिक सुन रही थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो उसके दिल बदलने का सबसे अच्छा सबूत था। ये सोचकर माइकल फूट फूट कर रो पड़ा। अगर वो इस सख्त बाहरी और कमजोर दिल वाली औरत को थोड़ा पहले समझ पाता तो शायद हन्ना ने ये दुनिया छोड़ने का फैसला नहीं किया होता। 1995 में माइकल अपनी बेटी जूलिया को उस चर्च में ले जाता है जहां वो और हन्ना कभी साथ गए थे। जूलिया को हमेशा लगता था कि उसके पिता रहस्यमयी और दूर दूर के हैं, लेकिन अब हन्ना की कब्र के सामने माइकल आखिरकार वो राज बताता है जो उसने सालों से छिपाया था, जिससे उसे पहली बार अपने पिता की मुश्किल और गहरी इमोशनल दुनिया को सच में समझने का मौका मिलता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। ये सवाल ही फिल्म का सबसे तीखा मेटाफर छुपाता है। जब हम सोशल मीडिया पर इस मना किए गए रोमांस के बारे में बहस करते हैं तो हम असल में उस कोर्टरूम में जूरी का रोल निभा रहे होते हैं। कुछ लोग कैंप में उसके जुल्म पर फोकस करते हैं, कुछ लोग उसकी अनपढ़ता छिपाने की जिद पर तरस खाते हैं और दूसरे इस बात पर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि क्या माइकल को सच बोलना चाहिए था। लेकिन इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं होता। उन टेप से बहते शब्दों की तरह ये चेखोव की छोटी कहानियों की गर्मी और ऑश्विट्ज के खून दोनों को रिकॉर्ड करता है। जब हन्ना अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है और दी ओडिसी की उस पीली पड़ चुकी कॉपी पर खड़ी हो जाती है तो मुझे अचानक इस औरत की पूरी जिंदगी की उलझन समझ में आती है।
उसने शब्दों से छुटकारा पाया, फिर भी आखिर में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अपनी मौत की सीढ़ी बनाने के लिए किया। माइकल के रिकॉर्ड किए हुए वो टेप आज भी जेल की एक कोने में घूम रहे हैं, और जो मैग्नेटिक पाउडर में जम गया है वो सिर्फ द लेडी विद द डॉग की कोमलता नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद एक देश का ऐसा मानसिक घाव है जो ठीक नहीं हो सकता। फिल्म देखने के बाद कई लोग पूछेंगे, क्या हन्ना सच में माफी की हकदार है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए अपडेट रहें।